रिस्की लव पार्ट 1। हॉस्पिटल के आईसीयू में पूरी तरह शांति छाई हुई थी। एक नर्स मरीज के बेड के पास बैठी थी। कुछ देर पहले ही मरीज को ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। आईसीयू के बाहर मरीज का करीबी डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर मेहरा भाई की हालत अब कैसी है? डॉक्टर मेहरा ने जवाब दिया, पंकज भाई, बड़ा मुश्किल ऑपरेशन था, बहुत समय लग गया, गोली दिल के बहुत करीब लगी थी। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, पर खून बहुत बह गया था। कंडीशन क्रिटिकल है। कितना समय लगेगा भाई को ठीक होने में? अभी तो अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। पहले यह गुजर जाएं, उसके बाद तो घाव को भरने में जितने भी दिन लगें। डॉक्टर मेहरा की बात सुनकर पंकज सोच में पड़ गया। डॉक्टर मेहरा ने कहा, वैसे अगर उनके ड्राइवर मुकेश ने बहादुरी ना दिखाई होती और उन्हें लाने में जरा भी देर कर दी होती तो उनका बचना मुश्किल था। पंकज ने कहा, डॉक्टर मेहरा, एक बात का ख्याल रखिएगा कि भाई की खबर बाहर ना जाने पाए। पंकज भाई, यह हॉस्पिटल भाई की वजह से ही है, कोई खबर बाहर नहीं जाएगी, निश्चिंत रहिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। आप पर भरोसा है कि भाई का इलाज अच्छी तरह होगा। उनकी देखभाल के लिए हर समय कोई ना कोई रहना चाहिए। आप बिल्कुल चिंता ना करें। हमारे लिए भाई को सही सलामत घर भेजना ही सबसे जरूरी काम है। बस यह 24 घंटे ऊपर वाले के हाथ में है। पंकज चला गया। डॉक्टर मेहरा ने अपने जूनियर डॉक्टर को हिदायत दी कि मरीज पर नजर रखे। इस हॉस्पिटल का नाम कावेरी देवी मेमोरियल हॉस्पिटल था। यह शहर का माना हुआ हॉस्पिटल था। इसकी खासियत थी कि यह कावेरी देवी ट्रस्ट द्वारा संचालित था। यहाँ 5 सितारा हॉस्पिटल की सुविधा आम आदमी को भी उपलब्ध थी। इस हॉस्पिटल की स्थापना करने वाला अंजन विश्वकर्मा इसी हॉस्पिटल के आईसीयू में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था। हॉस्पिटल से 8 किलोमीटर की दूरी पर क्राइम रिपोर्टर नफीस रहमान अपने ऑफिस में बैठा अपने सहायक विनोद की खबर पर विचार कर रहा था। उसने विनोद से कहा, विनोद, खबर पक्की है ना? सर, पिछले 4 सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ। बिना पुख्ता यकीन के कोई खबर आप तक नहीं लाऊंगा। नफीस अपनी कुर्सी से उठकर 15वीं मंजिल के अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखने लगा। नीचे सड़क पर जगमगाती रोशनी में शहर रोज की रफ्तार से ही दौड़ा रहा था, उस बात से बेखबर जो अभी विनोद ने उसे बताई थी। विनोद ने कहा, सर, कल रात 10 से 10:15 के बीच ये वारदात हुई थी। नफीस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। कुछ सोचकर वह बोला, शिमरिंग स्टार्स बीच हाउस अंजन विश्वकर्मा का है? जी सर। वहां कौन कौन था उसके साथ? उसका खास आदमी पंकज सुर्वे था। सर, सुनने में आया है कि वहां एक लड़की भी थी। लड़की? कौन थी वो लड़की? सर, वह पता नहीं चला। नफीस एक बार फिर सोचने लगा। वह अपने मन में कुछ हिसाब किताब लगा रहा था। विनोद ने पूछा, क्या सोच रहे हैं सर? तुमने बताया कि अंजन को उसका ड्राइवर मुकेश बचाकर ले गया था। इसका मतलब यह है कि पंकज वहां से चला गया था। जरूर वह अंजन के कहने पर उस लड़की को वहां से निकालकर ले गया होगा। सर, बात तो आपकी एकदम ठीक है विनोद। वो लड़की अंजन के लिए बहुत खास है, तभी तो उसने अपने सबसे खास आदमी को उसे ले जाने के लिए कहा होगा। सर, मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं था। विनोद, 2 बातों का पता करो। वह लड़की कौन थी और ड्राइवर अंजन को लेकर कहाँ गया था? जी सर, मैं इन दोनों बातों का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। विनोद चला गया। नफीस अंजन के बारे में सोचने लगा। क्राइम रिपोर्टर नफीस ने पिछले 15 सालों में अपराध की दुनिया में कई लोगों को चमकते और गायब होते देखा था, लेकिन अंजन विश्वकर्मा की कहानी उसे बड़ी दिलचस्प लगती थी। क्राइम रिपोर्टिंग के साथ साथ नफीस ने लेखन में भी हाथ आजमाया था। अपराध की दुनिया पर लिखी उसकी पहली किताब को लोगों ने बहुत पसंद किया था। इन दिनों वह अंजन के बारे में ही लिख रहा था। नफीस याद कर रहा था 12 साल पहले के 22 साल के अंजन को। जब पहली बार पुलिस स्टेशन में उसने अंजन को देखा था, वह अपने दोस्त इंस्पेक्टर नीरज से मिलने गया था। उसे एक केस के बारे में कुछ जानकारियां चाहिए थीं। जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचा था, तब इंस्पेक्टर नीरज 2 जवान लड़कों को हड़का रहा था। बहुत गर्मी छड़ी है तुम दोनों को, धमकी देने गए थे। पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो सारी गर्मी उतर जाएगी। एक लड़का जो भरे हुए शरीर का था, वह इंस्पेक्टर नीरज की बात सुनकर परेशान हो गया। उसने अपने साथी की तरफ देखा। उसके साथी ने आंखों ही आंखों में उसे आश्वासन दिया। उसका साथी बोला, इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों राजन भाई के आदमी हैं। आप हमें अधिक समय अपने पास रख नहीं पाएंगे।
उसने बहुत आत्मविश्वास के साथ यह बात कही थी। इंस्पेक्टर नीरज ने उसे घूर कर देखा। उसके बाद गाल पर एक झन्नाटेदार झापड़ रसीद कर दिया। झापड़ जोरदार था, पर उस लड़के के चेहरे पर डर की जगह एक गुस्सा था। वह सांवले रंग का दुबला पतला लड़का था। देखने से ऐसा हरगिज नहीं लगता था कि उसके भीतर एक आग छिपी हो सकती है। उस लड़के का विश्वास सही निकला। राजन भाई का एक आदमी दोनों लड़कों की जमानत कराकर ले गया। तब नफीस को उन दोनों का नाम पता चला। दुबला पतला सांवला लड़का अंजन विश्वकर्मा था। उसके साथी का नाम पंकज सुरवे था। नफीस ने उस दिन उसकी आंखों में जो चिंगारी देखी थी, वह इतनी बड़ी आग बन जाएगी उसे नहीं पता था। नफीस का फोन बजा। स्क्रीन पर शाहीन का नाम देखकर वह मन ही मन बुदबुदाया। मारे गए, मुझे तो याद ही नहीं रहा था। कार में नफीस और शाहीन थे। दोनों शाहीन की छोटी बहन नाजनीन की बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। शाहीन अभी भी नाराज थी। नफीस ने कहा, अभी भी नाराज हो? जरूरी काम था, इसलिए लेट हो गया था। शाहीन ने बाहर सड़क पर देखते हुए कहा, मैं कुछ कहूं, उसके अलावा तुम्हारे लिए सब कुछ जरूरी है। कैसी बात कर रही हो? तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हर बार गलती करने के बाद तुम यही कहते हो। नफीस कुछ देर चुप रहा। वह शाहीन का मूड ठीक करने के बारे में सोच रहा था। उसने कहा, बहुत दिन हुए कुल्फी नहीं खाई, चलो आज खाते हैं। शाहीन ने रुखाई से कहा, पार्टी में इतना कुछ खाया है, अब मन नहीं है। वैसे भी तुम मेरी सिचुएशन समझ नहीं पाओगे। अम्मी, अब्बू, भाईजान, भाभीजान, सारा आपा सब बार बार एक ही बात कर रहे थे। नफीस को फैमिली फंक्शन के लिए तो वक्त निकालना ही चाहिए। नफीस नाराज होते हुए बोला, आया तो था ना, तुम्हारी फैमिली के हर फंक्शन में शिरकत करता हूं, पर मेरी सारी कोशिशों के बाद भी तुम्हारी फैमिली मुझे अपना नहीं पाई है। शाहीन ने उसे घूर कर देखा। वह बोली, वो सिर्फ मेरी फैमिली है, तुम भी तो उन्हें पूरी तरह अपना नहीं पाए। नफीस ने कुछ नहीं कहा। कुछ बोलने का मतलब झगड़ा बढ़ाना था। दोनों सारे रास्ते खामोश रहे। घर पहुंचकर शाहीन अपने बेडरूम में चली गई। नफीस लिविंग रूम में अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। वह अंजन पर लिखी जा रही अपनी किताब के शुरुआती चैप्टर पढ़ने लगा। छोटे मोटे अपराध करते हुए अंजन तेजी से अपराध की दुनिया में आगे बढ़ रहा था। सिर्फ 2 साल में वह एक नाम बन गया था। अंजन के सर पर एक स्थानीय नेता रघुनाथ परिकर का हाथ था। रघुनाथ का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, परिकर कंस्ट्रक्शन। परिकर कंस्ट्रक्शन की निगाह उन पुरानी सोसाइटीज पर रहती थी जिनमें रीडेवलपमेंट की आवश्यकता होती थी। रघुनाथ अपने रसूख और ताकत के बल पर यह निश्चित कर लेता था कि रीडेवलपमेंट का टेंडर गोकुल डेवलपर्स को मिले, जो उसके छोटे भाई यदुनाथ के नाम पर थी। एक बार प्रोजेक्ट हाथ आ जाता था तो फिर असली खेल शुरू होता था। जानबूझकर रीडेवलपमेंट का काम शुरू करने में देर की जाती। इस दौरान लोगों को लालच देकर उनकी जगह खरीद ली जाती। जो नहीं मानता उसे डरा धमकाकर काम किया जाता। अंजन रघुनाथ के लिए यही काम करता था। दूसरी बार नफीस अंजन से एक पार्टी में मिला था। अब उसका शरीर कुछ भर गया था। कपड़े पहनने का ढंग आ गया था। उसने ग्रे जीन्स और टाइट फिटिंग वाली टी शर्ट पर ब्राउन कलर का लेदर जैकेट पहन रखा था। बहुत आकर्षक लग रहा था। हाथ में ड्रिंक लिए वह पार्टी में इधर उधर घूम रहा था। उसकी निगाहें पार्टी में आई लड़कियों पर थीं। वह उन्हें ही देख रहा था। नफीस ने बड़े ध्यान से देखा था। उसकी आंखों में उनके जिस्म के लिए कोई हवस नहीं थी। वह तो बस उनमें से अपने लिए एक गर्लफ्रेंड की तलाश कर रहा था जिसके साथ वह अच्छा वक्त बिता सके। वह उन्हें दूर से ही देख रहा था, नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह जानता था कि भले ही उसने फैशनेबल कपड़े पहने हों, पर उसके पास वह क्लास नहीं है। बेडरूम का दरवाजा खुला। शाहीन ने आकर कहा, रात भर यहीं बैठोगे? बस आ रहा था। नफीस ने लैपटॉप बंद किया। शाहीन के पास आया, उसे गले लगाकर बोला, यू नो हाउ मच आई लव यू। शाहीन ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया। शाहीन नफीस के बगल में सोई हुई थी। उसका हाथ नफीस के सीने पर था। उसने प्यार से उसका हाथ हटाया और आहिस्ता से बेड से उतर गया। बिना आहट किए बेडरूम से बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। उसे नींद नहीं आ रही थी। दिमाग अंजन में ही उलझा हुआ था। अंजन से अपनी दूसरी मुलाकात के बाद से ही उसकी दिलचस्पी उसमें बढ़ गई थी। इसी बीच एक खबर ऐसी आई जिसने सबको चौंका दिया था। रघुनाथ परिकर ने अपनी बहन मानवी परिकर की सगाई अंजन से कर दी थी।
उसे अपने बिजनेस का हिस्सेदार बना दिया था। रघुनाथ को जानने वाले लोग समझ रहे थे कि इसके पीछे जरूर कोई गहरी बात है। इस खबर ने अंजन में नफीस की दिलचस्पी को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। अब उसने अंजन के बारे में पता करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने इस बात का पता लगाया कि अंजन रघुनाथ परिकर के संपर्क में आया कैसे। अंजन राजन नाम के एक गुंडे के गैंग में था। वह आसपास के दुकानदारों को धमकाकर उनसे वसूली करता था। रघुनाथ परिकर को अपने काम के लिए कुछ लड़कों की जरूरत थी। उसे अंजन के बारे में पता चला तो मिलने के लिए बुलाया। अंजन अपने दोस्त पंकज को साथ लेकर गया। नफीस को याद है कि इस मुलाकात के बारे में बताते हुए उसके एक खबरी ने कहा था कि अंजन रघुनाथ परिकर के पास बड़े ही आत्मविश्वास के साथ पहुंचा था, जबकि रघुनाथ के सामने आंख उठाकर बात करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे। उस खबरी ने जो बताया था उसे नफीस ने कुछ इस तरह से अपने लैपटॉप में दर्ज किया था। अंजन के पहुंचने पर रघुनाथ ने उसे सर से पैर तक देखा। कुछ सोचने के बाद बोला, मेरे लिए काम करोगे? अंजन ने बिना झिझके कहा, अच्छा, पैसा मिलेगा तो जरूर करूंगा। उसका अंदाज देखकर रघुनाथ ने एक बार फिर उसके चेहरे को गौर से देखा। पैसे उससे अधिक होंगे जितना अभी कमाते हो, लेकिन ईमानदारी से काम करना होगा। अंजन ने उसी अंदाज में कहा, करूंगा। रघुनाथ ने हंसकर कहा, तुम्हारी ईमानदारी मेरे लिए होगी या पैसों के लिए? अंजन कुछ रुककर बोला, पैसों के लिए, लेकिन यहां आपसे ज्यादा पैसे देने वाला कौन है? सही है, मुझसे धोखा कर जिंदा बच जाए, ऐसा भी कोई नहीं है। रघुनाथ ने इस धमकी से उसे समझा दिया था कि उसकी ताकत क्या है। अंजन ने साथ खड़े पंकज की तरफ इशारा करके कहा, मेरा दोस्त पंकज भी बहुत काम का है, हम हमेशा साथ रहते हैं, इसे भी काम पर रख लीजिए। रघुनाथ ने पंकज को भी साथ रखने की इजाजत दे दी। उस दिन के बाद से ही अंजन रघुनाथ के लिए काम करने लगा। शुरू में वह छोटे मोटे काम करता था, लेकिन 6 महीने के अंदर ही अंजन रघुनाथ का खास आदमी बन गया। अब वह उसकी तरफ से बड़े बड़े काम करता था। कई पेचीदा मामलों में उसने प्रॉपर्टी पर रघुनाथ का कब्जा करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। रघुनाथ अंजन के काम से खुश था, पर यह बात किसी की समझ नहीं आ रही थी कि अंजन ने ऐसा क्या कर दिया था कि रघुनाथ अपनी इकलौती बहन, जिसे वह अपनी बेटी की तरह चाहता था, कि सगाई उसके साथ करने को तैयार हो गया। नफीस भी यह जानने के लिए उत्सुक था। उसने अपने स्तर पर इस बात का पता लगाया कि कैसे अंजन और मानवी की पहचान हुई। अंजन के एक साथी ने उसे वह बातें बताईं जो उसने अंजन के मुंह से सुनी थीं। उस दिन रघुनाथ परिकर की पार्टी में अंजन की निगाहें मानवी परिकर और उसकी सहेलियों पर ही टिकी थीं, लेकिन पार्टी के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे अंजन का दिल मानवी पर आ गया। मानवी कुछ समय पहले ही निफ्ट चेन्नई से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा करके लौटी थी। उसने अपना फैशन हाउस खोलने का विचार किया था, लेकिन उससे पहले वह इस क्षेत्र में कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहती थी। इसलिए उसने एक फैशन हाउस में काम करना शुरू कर दिया था। मानवी को अपने एक क्लाइंट की बहन की शादी के लिए कुछ ड्रेस डिजाइन करने का काम मिला था। उसने अपना काम पूरा कर लिया था। वह चाहती थी कि क्लाइंट एक बार ट्रायल ले ले, जिससे यदि फिटिंग में कोई बदलाव करना हो तो समय से हो जाए। लेकिन क्लाइंट शहर के बाहर गया हुआ था। वह शादी से 2 दिन पहले ही आने वाला था। मानवी यह सोचकर परेशान थी कि यदि उसे फिटिंग में बदलाव करना पड़ा तो इतने कम समय में वह क्या कर पाएगी। मानवी की नजर पार्टी में घूम रहे अंजन पर पड़ी। उसे पता था कि यह लड़का उसके भाई के लिए काम करता है। मानवी ने देखा कि अंजन की कदकाठी उस क्लाइंट से बिल्कुल मिलती जुलती है जिसके लिए उसने कपड़े तैयार किए थे। पार्टी के बाद उसने अपनी एक सहेली के जरिए अंजन को यह संदेश भिजवाया कि वह उससे मिलना चाहती है। अंजन पार्टी में जिन लड़कियों को बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहा था, उनमें से एक को अपनी ओर आता देखकर वह सकपका गया। उसे लगा कि जरूर उसके घूर घूर कर देखने से वह लड़की नाराज होगी, इसलिए डांटने के लिए आ रही है। उसने अपने दोस्त पंकज से कहा, यार, लगता है अब खैर नहीं है। पंकज ने कहा, मैं इतनी देर से समझा रहा था कि अपने पर काबू रखो। वह रघुनाथ भाई की बहन और उसकी सहेलियां हैं, पर तुम मान ही नहीं रहे थे। मानवी की सहेली ने पास आकर कहा, अंजन, तुम्हें मानवी ने मिलने के लिए बुलाया है। उसकी बात सुनकर अंजन की जान में जान आई। उसने पूछा, मुझे क्यों मिलने के लिए बुलाया है? कोई जरूरी काम है, मेरे साथ चलो। अंजन के पहुंचने पर मानवी उसे अपने कमरे में ले गई। उससे कहा
कि वह बारी बारी से वह ड्रेस पहनकर दिखाए जो उसके सामने रखी हैं। अंजन ने एक एक कर अपने सामने पड़ी चारों ड्रेस पहनकर दिखाईं। हर बार जब वह ड्रेस पहनकर बाथरूम से बाहर आता तो मानवीय उसे बड़े ध्यान से देखती। कभी कंधे से पकड़कर आगे पीछे घुमाती तो कभी आईने के सामने खड़ा कर देखती थी। उससे अपने हाथ ऊपर नीचे करने को कहती, ड्रेस पहनकर चलने को कहती। अंजन चुपचाप उसके आदेश का पालन कर रहा था। मानवी हर ड्रेस के ट्रायल के बाद कुछ सोचती थी। उसके बाद एक छोटे से पैड पर कुछ लिख लेती थी। इस सब के बीच अंजन की निगाहें उसके ऊपर थीं। वह उसकी खूबसूरती के जादू में खोया जा रहा था। अंजन ने अपने साथियों को बताया था कि वह मानवी की खूबसूरती पर लट्टू हो गया है, उसे चाहने लगा है, लेकिन वह इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि यह सब मानवी से जाकर कह दे। मानवी अंजन के प्यार में कैसे पड़ी इस बात का खुलासा राजन के गैंग के एक गुंडे पप्पू कोहली ने किया। पप्पू पहले अंजन के साथ काम करता था। उसने भी राजन का गैंग छोड़ दिया था, लेकिन अंजन की तरह तरक्की नहीं कर पाया था। इस बात से वह मन ही मन उससे चिढ़ता था। पप्पू ने जो कुछ भी बताया वह किसी फिल्मी कहानी की तरह रोमांचक था। राजन का गैंग छोड़कर पप्पू नवीन सौरांग के गैंग में शामिल हो गया था। नवीन का धंधा किडनैपिंग का था। कुछ बड़ा करने की चाह में वह रघुनाथ की बहन को किडनैप करना चाहता था। सही मौके की तलाश में था। इसके लिए वह कई दिनों से मानवी पर नजर रख रहा था। नवीन को वह मौका मिल गया। मानवी अपने कुछ दोस्तों के साथ मजा गांव नामक आइलैंड पर न्यू ईयर पार्टी मनाने गई थी। यह पार्टी एक यॉट पर थी। पार्टी अपने शबाब पर थी। मानवी और उसके दोस्त मस्ती में तेज संगीत पर नाच रहे थे। इधर नवीन अपने 3 साथियों के साथ बोट से यॉट की तरफ बढ़ रहा था। उसके साथियों में एक पप्पू भी था। सबके पास गन थीं। उनका इरादा मानवी को किडनैप करने का था। नवीन ने सब पता कर लिया था। यॉट पर क्रू मेंबर्स के अलावा मानवी और उसके 4 दोस्त थे। बोट यॉट के पिछले हिस्से की तरफ आकर रुकी। नवीन और उसके साथी एक एक कर सावधानी से रस्सी के सहारे यॉट पर चढ़ गए। उसके बाद उस तरफ बढ़े जहां मानवी और उसके दोस्त इन सब से बेखबर पार्टी कर रहे थे। नवीन का काम मानवी को अपने कब्जे में करना था। उसके साथी दूसरे लोगों को संभालने वाले थे। अचानक कुछ अजनबियों को गन के साथ यॉट पर देखकर थिरकते कदम थम गए। संगीत भी बंद हो गया। नवीन तेज कदमों से आगे बढ़ा और मानवी के सर पर गन लगाकर बोला, किसी तरह की होशियारी की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है होने दो, इसी में सबकी भलाई है। नवीन मानवी को गन पॉइंट पर लेकर कैप्टन के केबिन में गया। उसने कैप्टन को हिदायत दी कि वह यॉट को उसकी बताई जगह पर ले चले। पप्पू और बाकी के साथियों ने मानवी के दोस्तों और क्रू मेंबर्स को एक साथ कर लिया था। सब डरे सहमे थे। तभी पप्पू की निगाह अंजन पर पड़ी। वह कुछ करता उससे पहले ही अंजन ने गोली चला दी। गोली पप्पू के कंधे को रगड़ती हुई निकल गई। अंजन के पीछे से पंकज और उसका एक और साथी निकलकर बाहर आए। उन दोनों ने पप्पू के बाकी दोनों साथियों को अपने कब्जे में ले लिया। डरे सहमे खड़े हुए लोगों को तसल्ली मिली। गोली की आवाज सुनकर नवीन समझ गया कि कोई गड़बड़ है। उसने कैप्टन को धमकाते हुए कहा कि जैसा उसने कहा था यॉट को वहीं ले चले। तब तक अंजन कैप्टन के केबिन में आ चुका था। उसे देखकर नवीन ने कहा, तुम्हारी जरा सी होशियारी इस लड़की की जान खतरे में डाल देगी। अंजन की निगाह डरी सहमी मानवी पर पड़ी। वह जहां था वहीं रुक गया। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में, अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।